करते हैं और पाइपर सरिका के फाउंडर और फंड मैनेजर अभय अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हैं। अभय जी, गुड आफ्टरनून। लास्ट 3 दिन की रैली को आप क्या कहेंगे? क्या एक नई रैली की शुरुआत, एक डिसबिलीफ सब तरफ, मार्केट हेविली शॉर्ट, लास्ट बुल कन्वर्टेड इनटू बेयर और उसके बाद की रैली, या फिर एक डाउन ट्रेंड में काउंटर ट्रेंड रैली? नहीं देखिए, अनुज, गुड आफ्टरनून। मुझे पहले भी लगा था, मैं सरप्राइज भी था कि ये जो हमारी सेलिंग कॉन्स्टेंटली हुई पिछले 3-4 महीने से, लार्जली ड्रिवन बाय एफपीआई सेलिंग, तो उसकी वजह से मार्केट में जो प्रेशर था, मुझे लगा कि काफी ओवरसोल्ड मार्केट है। और इस तरह के सेलिंग मोमेंटम को एनालाइज करना या ये कहना कि कहाँ पे रुकेगा बड़ा मुश्किल होता है। पर जिस तरह से एक वॉल्यूम बेस्ड बाइंग दिखी है, स्पेशली आज भी पोस्ट रिजल्ट्स, तो मुझे लग रहा है कि एक ओवरसोल्ड मार्केट था, अंडर ओन्ड मार्केट था, जिसमें वापस इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, वैल्यू प्लस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को ढूंढ रहे हैं। तो जो पैसा साइडलाइंस पे बैठा था वो वापस आया है। पर इस रैली को सस्टेन करने के लिए, अनुज, वेदर वी लाइक इट और नॉट, फॉरेन फ्लोज की, एफपीआई फ्लोज की जरूरत है। तो अगर ये एफपीआई फ्लोज रिवर्स होते हैं, क्योंकि आप देखिए, जब इमर्जिंग मार्केट्स ने अच्छा परफॉर्म किया है पिछले 6 महीने में, तो ऐसा नहीं है कि इमर्जिंग मार्केट में फ्लोज नहीं आए हैं, इंडिया में नहीं आए हैं। तो अगर हमारे भी इंडिया में भी फ्लोज स्टार्ट हो जाते हैं, तो मैं बहुत कॉन्फिडेंटली कह पाऊंगा, अनुज, की ये रैली, ये बॉटम एक बन गया है, स्पेशली स्मॉल एंड मिड कैप्स में। और अब यहाँ से हमको एक अच्छी रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं। ओके। तो आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही कि स्मॉल और मिड कैप में सबसे ज़्यादा पेन है। कोई पर्टिकुलर थीम जो आपको अच्छी लग रही है स्मॉल और मिड कैप्स में? जी, अनुज, थीम बहुत क्लियर है इस समय, क्योंकि मैंने देखा है कि हर 4-5 साल के बाद एक साल ऐसे आता है कि जो मिड, जिसको कहते हैं स्मॉल एंड मिड कैप जोन, जो है वो काफी प्रेशर लेता है। वैल्यूएशन का जो फ्रॉथ होता है बहुत शार्पली रिवाइंड होता है, वैल्यूएशंस रीएडजस्ट होते हैं, ग्रोथ एनालिसिस ज्यादा डीपली होता है। तो अभी जो मुझे लगता है कि ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस अक्रॉस सेक्टर्स जो है, वो प्राइमरी थीम है, कि जहां पे आपको एक सॉलिड ग्रोथ दिख रहा है अगले 4-5 साल का, 20-30% का एनुअल ग्रोथ। और ऐसे एनवायरनमेंट में जहां की प्राइस में ऑलरेडी 30-40% करेक्शन हो चुका है, तो आपका जो फॉरवर्ड पी मल्टीपल है वो 30 के आसपास आ गया है। आई थिंक दोज आर ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटीज, अनुज। और ये मैं सेक्टर वाइड अक्रॉस देख पा रहा हूं। जैसे जहां भी अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, आज हमारे एक मॉडल पोर्टफोलियो में कंपनी है शारदा क्रॉप केम, उसके रिजल्ट आए और इमीडिएटली मार्केट ने उसको रिएक्ट किया पॉजिटिवली, क्योंकि ये स्टॉक भी प्रेशर में था। काफी एग्जिट्स हुए थे। तो आई थिंक रादर देन सेक्टर स्पेसिफिक, मेरे को लगता है कि जहां पे इन्वेस्टर्स को ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस मिल रहा है, आई थिंक वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टर्स के लिए इस समय। अच्छा अभय जी, नमस्कार। वीरेंद्र बोल रहा हूँ। बहुत सारी स्क्रिप्ट्स में, जैसे कि आपने शारदा कॉपकैम का जिक्र किया, इट्स 989, बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन। कल ऐसे ही बातों बातों में शेयर ने कार ट्रेड का जिक्र किया, और उससे पूछा भी प्रश्न उस पर, ये थोड़ा सा सिंक हो रहा था। ये ईयू डील और इनफैक्ट आई थिंक जो स्पेशली डील के बाद से जो क्रैक आया था इस स्टॉक में, आप लोगों ने क्या व्यू लिया, क्या सेंस बनाया इस स्टॉक पे, और आपकी होल्डिंग में अभी भी रहेगा कमिटेड ये स्टॉक? जी, वीरेंद्र, मैं स्टॉक का नाम मिस कर दिया। आप कौन से स्टॉक की बात कर रहे हैं? कार ट्रेड। नहीं, कार ट्रेड डेफिनेटली रहेगा, बिकॉज ये कार ट्रेड एक ओईएम एग्नोस्टिक प्ले है। और अगेन, कार ट्रेड के रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे, वीरेंद्र, जो आपने भी देखे। पर एक टेक्निकल रिएक्शन मिड और स्मॉल कैप में क्या होता है इन्वेस्टर्स का, एक दिन में कहना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब कल सेल ऑफ हुआ, आज रिकवरी है। मुझे लगता है कि ये एक बहुत लंबे समय की थीम है, जहां पे क्लियरली ग्रोथ विजिबल है। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि टाटा है या वॉल्वो है या महिंद्रा की गाड़ी है, मारुति या hyundai है। ये अक्रॉस द बोर्ड प्लेटफॉर्म है, जो सारे ओईएम्स के लिए लीड जनरेट करता है, सारे ओईएम्स यूज करते हैं इसको। प्लस इनका जो एक प्रोडक्ट है OLX, वो 90% मार्केट शेयर है उसका ऑनलाइन क्लासिफाइड्स और ऑनलाइन प्रोडक्ट सेलिंग में। तो आई थिंक और हाईली प्रॉफिटेबल कंपनी है, 1000-1200 करोड़ का कैश है। तो अगर किसी भी पर्सपेक्टिव से देखें, सो एज लॉन्ग एज देश में गाड़ियां नई बिक रही हैं और पुरानी ट्रेड हो रही है,
कार्टरेज जैसी कंपनी हमेशा प्रॉफिट बनाती रहेगी। सो आई थिंक ये टेक्निकल करेक्शंस हैं और हमें जहां मौका मिलता है हम अपना एलोकेशन बढ़ा सके तो डेफिनेटली उसको यूज करते हैं वीरेंद्र। ओके, ऑप्टिमिस्टिक हैं आप अभय अग्रवाल जी का ट्रेड को लेकर। अभी भी स्टॉक अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है। गुड आफ्टरनून आपको। अच्छा, इसी प्रश्न को मैं थोड़ा और कंसंट्रेट कर दूं। इंडिया ईयू की डील के बाद हमने देखा ऑटो स्पेस में स्पेशली 2 काउंटर्स काफ़ी टूटे सर, एक महिंद्रा और मारुति सुजुकी। क्या डर जो सता रहा है बाजार को, क्या सच में वो कायम रहेगा? और अब इस डील के बाद, पोस्ट दिस डील, आपका ऑटो स्पेस पर क्या व्यू है? जी देखिए, डील जो है ये एक काफी लंबा समय लेगी प्ले आउट करने के लिए और आई थिंक आपके चैनल पे भी काफी इसका डिस्कशन हो चुका है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई नियर टर्म इमीडिएट इम्पैक्ट है। हमारी जो ओईएम्स हैं, चाहे वो टाटा हो या महिंद्रा हो या मारुति हो, उसको कोई फर्क पड़ेगा। आई थिंक जो हमारे ओईएम्स के चैलेंज इस समय जो उभर के आ रहे हैं वो है कमोडिटी प्राइस हाइक का, क्योंकि अभी भी 60-70% कमोडिटी का कंट्रीब्यूशन होता है रॉ मटेरियल कॉस्ट में व्हीकल्स की। तो अगर स्टील के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, कॉपर प्राइस बढ़ रहे हैं, एल्यूमिनियम प्राइस बढ़ रहे हैं जो अब मल्टी ईयर हाइज पे आ गए हैं, तो उसको कैसे एब्जॉर्ब करेंगी ये कंपनीज और उसको कैसे पास ऑन करेंगी, और पास ऑन करेंगे तो क्या प्राइस इलास्टिसिटी है। आई थिंक ये एक ज्यादा बड़ा कंसर्न है इन्वेस्टर्स के लिए। अगेन मेरा ये मानना है कि इंडिया एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंजम्पशन मार्केट है, जहां पे अगर किसी कंपनी को 3-4-5% प्राइस हाइक लेना पड़े तो उसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम डिमांड की मुझे नहीं लगता कि आएगी। और प्लस प्रोडक्ट इनोवेशन अगर स्ट्रॉन्ग है तो आप अलग चीजें यूज करके अपना मार्जिन प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो आई थिंक दैट मार्केट का थोड़ा ओवर रिएक्शन है ईयू डील प्लस कमोडिटी प्राइस इंक्रीज का, पर मुझे लगता है कि वो टेपर आउट हो जाएगा एज इन्वेस्टर्स कम बैक लुकिंग फॉर गुड स्टॉक्स। नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। कमोडिटीज़ अगर इसी तरीके से बढ़ती रही तो दिक्कत आएगी। एशियन पेंट्स पर आपका क्या रिएक्शन, क्या व्यू रहेगा अब अभय जी? क्या एक ऐसा स्टॉक जिसने इतने क्वार्टर्स तक सताया, पिछले क्वार्टर में लगा कि चलिए सब ठीक हो गया, स्टॉक ऑलमोस्ट 52 वीक हाई तक चला गया, लेकिन बैक टू स्क्वायर वन? जी अनुज, अगेन मेरा कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है और ये हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में है नहीं। स्टॉक पर ऑब्वियसली देखते हैं। आई थिंक प्रॉब्लम इसमें सिर्फ यही है जो मैंने पहले कहा अनुज की, एक जब मार्केट करेक्शन के मोड में होता है तब वैल्यूएशंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अगर तेजी का मार्केट है तो वैल्यूएशन लोग इग्नोर कर देते हैं। तो अभी भी ये कहना कि आप एक पेंट स्टॉक को, बहुत अच्छी कंपनी है, पर आप 60-65 टाइम का मल्टीपल देंगे, इन्वेस्टर्स ये सोचते हैं कि मेरे को फिर क्या दूसरी अपॉर्चुनिटीज हैं, और इस तरह के मार्केट में दूसरी अपॉर्चुनिटीज हैं विच आर मच बेटर प्राइस्ड। सो मुझे लगता है कि एशियन पेंट्स की प्रॉब्लम फंडामेंटल नहीं है, ग्रोथ में, डिमांड में, प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि जो ग्रोथ उनका है अभी वो वैल्यूएशन को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है। तो आई थिंक दैट इज व्हाई स्टॉक थोड़ा प्रेशर में है और मुझे लगता है रहेगा जब तक वो ग्रोथ कर्व पे वापस नहीं आते हैं। अच्छा अभय जी, अगर आप स्टॉक्स का नाम लेने में कंफर्टेबल हो जिसको आपने अपने पोर्टफोलियो में पीएमएस में इंक्लूड किया हो, एनीथिंग बॉट इन डिफेंस, रेलवे, या फिर अपने प्रश्न को थोड़ा सा वाइड कर दूं, मेरे ख्याल से, हालांकि आप इस मापदंड पे जाते नहीं हैं, बट स्टिल पीएसयूज? जी, पीएसयूज में हमने डायरेक्टली स्टॉक एक्सपोजर नहीं लिया है, पर थ्रू एन ईटीएफ हमारा थोड़ा एक्सपोजर है उसमें, सीपीएससी ईटीएफ के थ्रू। दूसरा जो आपने पूछा, स्टॉक जो हमने ऐड किया है अभी, लास्ट रीबैलेंस में हमने एक छोटी कंपनी है जो काफी अच्छा काम कर रहे हैं, उनका रिजल्ट भी आया कल, एसजीएस एंटरप्राइजेस करके, ऑटो कंपोनेंट भी नहीं, ऑटो एंसिलरी कह सकते हैं उसको। वो उसको हमने ऐड किया है अपने पोर्टफोलियो में, मॉडल पोर्टफोलियो में। अगेन मेरी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, पर हमें जो थीम है कि कंज्यूमर्स जो हैं अब वो चाहते हैं कि प्रोडक्ट ना सिर्फ अच्छा करे बट अच्छा दिखे, और डिजाइन पे बहुत इनोवेशन हो रही है और ये कंपनी लीडर है डिजाइन इनोवेशन में, और अब कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में भी जा रहे हैं, सिर्फ ऑटो सेक्टर तक सीमित नहीं है। प्रॉफिटेबल कंपनी है, अच्छा मार्जिन बनाते हैं, 28%, 29% का EBITDA मार्जिन है। तो हर तरह से कंपनी हमें अच्छी लगी तो हमने उसको ऐड किया है वीरेंद्र पिछले रिबैलेंस में। ओके, अभय अग्रवाल जी, अर्निंग्स को लेकर मेरा सवाल आपसे प्राइवेट बैंकिंग स्पेस को लेकर है। हमने आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक, इंडसइंड बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, दिग्गजों के नंबर देखे, फिर रिएक्शन भी देखा मार्केट पर उसका।
बैंक्स ने हालांकि सुधार दिखाई है, आपको कैसे लगे इन अर्निंग्स, और साथ ही अब क्या व्यू बन रहा है आपका बैंकिंग स्पेस पे? जी श्रेया, मुझे लग रहा है बैंकिंग सेक्टर की जो अर्निंग्स है ये पोलराइज हो गई है। पोलराइज मतलब कि दो एक्सट्रीम्स पे है अभी। जो लार्ज बैंक्स हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो को लेके, क्योंकि जो डिपॉजिट्स हैं वो बढ़ नहीं रहे हैं। और वो इसलिए नहीं बढ़ रहे हैं कि वो काफी, अगर मैं यूज कर सकूं ये वर्ड, काफी कंजूस हैं सेविंग्स अकाउंट और एफडी रिटर्न्स के, जो डिपॉजिट्स के जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उसके मामले में। तो जो इन्वेस्टर्स हैं, जो डिपॉजिटर्स हैं, वो छोटे बैंक्स के पास ज़्यादा जा रहे हैं, जो उनको काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट देते हैं सेविंग्स और एफडी पे, दोनों पे। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो जो लास्ट अर्निंग्स हमने देखी अभी, जितने भी लार्ज बैंक्स हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं डिपॉजिट के लिए, और डिपॉजिट्स नहीं है तो क्रेडिट भी ऑब्वियसली स्ट्रगल कर रहा है। दूसरी तरफ जो छोटे बैंक्स हैं उनका कासा डिपॉजिट बढ़ा है, और जितने भी आप एसएफबीज के भी आप रिजल्ट देख लीजिए, उज्जीवन के, बंधन के जो भी आए, माइक्रो फाइनेंस कंपनीज के भी जो रिजल्ट्स आए, क्रेडिट एक्सेस वगैरह के, वहां पे क्लियरली पिकअप है कि प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गई हैं। काफी पुरानी एनपीए साइकिल जो खराब हुई थी वो भी अब बैक ऑन ट्रैक है। तो मुझे लगता है कि जो छोटे बैंक्स और एनबीएफसीज हैं इनकी परफॉर्मेंस काफी बेहतर रही है और रहेगी कंपेयर टू लार्ज बैंक्स जो अभी थोड़ा डिपॉजिट्स के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। अनलेस वो अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करें, मुझे नहीं लगता कि उनकी प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व होगी। अभय जी, पावर पावर इक्विपमेंट्स या फिर कैपिटल गुड्स, रिन्यूएबल एनर्जी, इस सेगमेंट में क्या आपने पोर्टफोलियो में कितना वेटेज दिया? कुछ स्टॉक्स जो ऐड कर रखे हो या फिर वेटेज बढ़ाया हो? नहीं, बिल्कुल, ये बहुत बड़ा ग्रोथ सेक्टर है। और जीडीपी अगर ग्रो करेगी, और करेगी डेफिनेटली इंडिया में, तो पावर कंजम्पशन इन एवरी फॉर्म विल गो अप। पर हमारा अभी अप्रोच है कि हमने इसमें कोई डायरेक्ट बेट नहीं ली है किसी प्रोड्यूसर, पावर प्रोड्यूसर या कैपिटल गुड मैन्युफैक्चरर पे। उसके बनिस्बत अभी हमने एक थोड़ा कॉन्ट्रा बेट लिया है। अगेन मेरी बाय रिकमेंडेशन नहीं है, पर हमने आईएक्स का स्टॉक मॉडल पोर्टफोलियो में ऐड किया है, प्योरली फ्रॉम वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव, क्योंकि अभी भी ये ग्रोथ कंपनी है। इसका जो कपलिंग का इशू है वो अभी रिजॉल्व हुआ नहीं है, तो वो रिस्क है इन्वेस्टर्स के लिए। पर आई थिंक उस रिस्क को अगर हम इंक्लूड भी करें तो भी मुझे लगता है कि स्टॉक का जो प्राइस है, अभी जो वैल्यूएशन है, बहुत अट्रैक्टिव है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। ये कब रिजॉल्व होगा, कब ये स्टॉक टर्न अराउंड होगा, कब ये रीरेट होगा, ये कहना मुश्किल है। पर मुझे लगता है कि टू प्ले पावर सेक्टर इन इंडिया ये बहुत अच्छा एक प्रॉक्सी बेट है इन्वेस्टर्स के लिए। चलिए अभय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस चर्चा में शामिल हुए सभी सेक्टर्स पे, और इनफैक्ट आप स्टॉक स्पेसिफिक भी टिप्पणी करने में आज कंफर्टेबल रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, और पोस्ट बजट आपके व्यूज़ समझने के लिए एक बार फिर से आपसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।